नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रीवियसली 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा यहाँ पर जो डिस्कशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज़, और हमने एनसीईआरटीज़ में सबसे पहले जो एनसीईआरटी पिक की है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो आपकी क्लास 12th की बुक है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। देखो, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस तरीके से क्यूबा को लेकर के यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच में टेंशन्स राइज हुई थी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर अगर हम समझें तो एक्चुअल में कोल्ड वॉर का मतलब क्या था, वो अगर हम मोटी मोटी तौर पे समझें तो इसमें देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है वो लड़ा गया 1939 टू 45। ठीक है, ये ड्यूरेशन था। ठीक है, 1939 टू 45। और इसमें भी अगर देखो तो दो पावर्स के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। एक थी अलाइड पावर्स और वर्सेस एक्सिस पावर्स। ठीक है, ये दो ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। अब अलाइड पावर्स की अगर बात करो तो आज के टाइम पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनमें से कंट्रीज थे जिनमें आप नाम लिखो तो एक तो था यूएसए, एक था यूके, एक फ्रांस, इस तरीके से। ठीक है, और एक यूएसएसआर, इसको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रीज तो थे अलाइड पावर्स में। जबकि एक्सिस पावर की तरफ अगर नजर डालें तो इसमें 3 कंट्रीज थे। ठीक है, वो थे एक तो जापान, एक था जर्मनी और एक था इटली। ओके, अब ये एक्सिस पावर्स का नाम एक्सिस क्यों पड़ा और अलाइड पावर्स का नाम अलाइड पावर्स क्यों पड़ा, इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि एक्सिस पावर्स का मतलब ये तीनों पावर्स जो थी, जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों की सोच एक जैसी थी। ठीक है, इनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि तीनों मिलकर के लड़ेंगे। बस इनके बीच में एक ये चीज़ थी कि भाई इन तीनों का टारगेट ये था कि हम तीनों मिलकर के तीनों एक दूसरे के टारगेट्स में कभी भी हर्डल नहीं बनेंगे। एक तो ये था इनके बीच में, और एक ये था कि ये तीनों की तीनों चाहते थे कि वर्ल्ड ओवर इनका राज चले। तो ये एक एक्सिस पे थे, एक लाइन पे थे, इनकी सोच एक जैसी थी। जबकि अलाइड पावर्स जो थी वो ऐसी पावर्स थी जिनका ये सोचना था कि भाई हम अगर साथ में नहीं होंगे तो ये एक्सिस पावर्स जो हैं वो हमें कभी भी हरा देंगी और पूरे वर्ल्ड पे एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाएगा, जैसे हिटलर था। ठीक है, मुसोलिनी इटली की तरफ से। तो उनको कंटेन करने के लिए ये अलाइड पावर्स ने एग्रीमेंट किया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है तो आपको पता है एक्सिस पावर्स हैं उनकी डिफीट होती है। ठीक है, जीता कौन? अलाइड पावर्स। और उन अलाइड पावर्स में 2 सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होके आते हैं कंट्रीज। एक तो था यूएसए और दूसरा आ गया आपका यूएसएसआर। अब इनका जो दोनों का गैप था वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है कि यूएसए लिबरल डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और यूएसएसआर सोशलिज्म पे चलने वाली कम्युनिस्ट सोसाइटी है। तो इस तरीके से इनके बीच में ये था कि अब इन दोनों में से किसका दबदबा ज्यादा रहता है वर्ल्ड ओवर। इनका टारगेट ये हो गया था कि कैसे भी करके अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे राइज किया जाए। तो वो कंपटीशन जो था वो कंपटीशन ही कोल्ड वॉर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे अगर बात करें तो ये तो हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, अगर हम रिजल्ट की बात करें या फाइट की बात करें। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है कोल्ड वॉर की, क्योंकि इन दोनों पावर्स के बीच में अब कंपटीशन होने लग गया कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो कंपटीशन था वो आप देखो पॉलिटिकल स्फीयर में देख लो, ठीक है, इकोनॉमिकल स्फीयर में देख लो, या फिर रीजनल जियोपॉलिटिकली देख लो, हर जगह पे ये अपनी पावर एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे दोनों के दोनों कंट्रीज। ठीक है, तो इस केस में ये कोल्ड वॉर की जो बिगिनिंग है वो कंसीडर की जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड। वो कैसे? अब देखो, आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपने, तो इसमें आपने नोटिस किया होगा या फिर हम बार बार पढ़ते हैं कि यूएसए ने अगस्त 1945 को 6 और 9 अगस्त 6 एंड 9 ऑफ अगस्त 1945 की अगर डेट की बात करें तो उस टाइम पर यूएसए ने जापान की 2 सिटीज पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए थे, एक हिरोशिमा, दूसरी नागासाकी। अब आप देखो कि ये जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे ना जापान की 2 सिटीज पर, किसने किए? यूएस ने। तो इसको लेकर के
कई थ्योरीज हैं, जिनमें एक थ्योरी तो ये है कि यूएसए अगर जापान पे अटैक नहीं करता ये न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो जापान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही नहीं होता। तो ये तो प्रो यूएस थ्योरी है, जिसका मतलब क्या हो गया कि यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए मजबूरन बॉम्ब डाले। एक तो ये पॉइंट है। और सेकेंड थ्योरी क्या कहती है कि यूएसए ने जापान की 2 सिटीज पर बॉम्ब इसलिए ड्रॉप किए कि यूएसए ये साबित करना चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर खत्म हो रहा है तो दुनिया में इकलौती सुपर पावर रहेगी, वो है यूएसए। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन उससे पहले कभी किसी ने यूज किए नहीं थे, और यूएसए ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जो ड्रॉप किया उससे यही था कि कहीं यूएसएसआर ये गलती ना कर बैठे या फिर ये सोच ना बैठे कि भाई अब जापान पे जो है वो यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो आइडिया उसको बढ़ा सकता है। तो ऐसे में म्यूचुअली यूएस चाहता था कि भाई कैसे भी करके यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से जापान को बचाया जाए। और वो कैसे बचाया जाए? यूएसएसआर को ये बता के कि भैया यूएसए से ज्यादा सुपर पावर कोई वर्ल्ड में है नहीं। तो ये एक थ्योरी दूसरी आती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड था वो भी अपने आप में कोल्ड वॉर की शुरुआत कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हॉड़ लग जाती है, कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन डिफेंस में ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब एक तरफ यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर दिया जापान पे, तो वही चीज अब यूएसएसआर के दिमाग में भी घर कर गई कि जिसके पास में जितने स्ट्रॉन्गर वेपन होंगे वो कंट्री उतना ही ज्यादा इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर पाएगा। और सीधी बात है, जो ताकतवर होता है उसके दोस्त भी बहुत बनते हैं। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए यूएसएसआर ने भी अपने वेपन डेवलप करने स्टार्ट कर दिए, एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, दूसरी एक पॉइंट और मैं बता देता हूं यहां पर एडिशनल आपको, जो शायद आपकी बुक में ना मिले पर एक रेलेवेंस बनती है हमेशा, क्योंकि हम जब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड होते हैं वो सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहां पर यूएसएसआर एक सुपर पावर के तौर पे कैसे इमर्ज हुआ, थोड़ा हम वो समझते हैं। यूएसए ने तो चलो अपनी साबित कर दी न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करके। अब यूएसएसआर के पास में ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि ये जो अलाइड पावर्स थी, जिनमें कॉलोनियल पावर्स यूके, फ्रांस, ये कर गए एकदम कोलैप्स। यूएसए चलो ठीक है कि अभी अभी इमर्ज होकर के आया था, ये तो पावरफुल बनना था, ठीक है, पर यूएसएसआर के पास में ऐसा क्या था? अब इसकी स्टोरी चलती है, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं 1920s में। होता क्या आपको पता है, 1920s के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें जबरदस्त की मंदी आई थी। और वो जो मंदी थी, डिप्रेशन जो था, वो किसका आउटकम था? कैपिटलिज्म का। कैसे? देखो, कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर काम करता है, और जब कभी भी घाटे की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर सबसे पीछे हटता है, सबसे पहले पीछे हटता है। फिर वहां पर अगर कोई रोल प्ले कर सकता है, जैसे कोविड का एग्जांपल लो, कोविड के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर कितना क्राइसिस में गया, पर क्या गवर्नमेंट ने लोगों को परेशान होने दिया? नो, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जितनी हेल्प की जा सकती थी वो की। तो गवर्नमेंट ने जो हेल्प की वो किसके पैटर्न पे? सोशलिज्म के पैटर्न पे, राइट। तो वो जो पैटर्न था वो यूएसएसआर में चल रहा था। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे 1920s एंड 30s में, अर्ली 30s में, 1930s में यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा चुका था पहले ही 1914 से 1918 के बीच में, उसकी वजह से यूरोप पहले ही बर्बाद था। अब उस बर्बादी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो यूरोप भी क्राइसिस में चला गया। केवल एक इकोनॉमी जो कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ग्रो कर रही थी, दैट वाज यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट काम कर रही थी। अब आपको पता है गवर्नमेंट के हाथ में रिसोर्सेज होते हैं, तो चाहे घाटा हो, चाहे फायदा हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉसेज हो, वहां पर प्राइवेट सेक्टर की तरह बिल्कुल भी बैकफिट पे नहीं जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि इकोनॉमी चलती रहे। अब वहां पर आप देखो यूएसएसआर की सिस्टम में कि एग्रीकल्चर भी है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में था, ठीक है, जबकि एग्रीकल्चर एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा सेक्टर कंसिडर किया जाता है इंडिया में, जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप नहीं होती। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए, पर यूएसएसआर की इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो थी इकोनॉमी में पकड़, इसकी वजह से सोशलिज्म का जो पैटर्न था उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, ठीक है। फिर चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड बर्बादी थी कैपिटलिज्म की वजह से, पर यूएसएसआर की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दी। तो इस वजह से क्या हो गया कि यूएसएसआर यूएसए के अलावा, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूएसएसआर यूएसए के अलावा जितने भी वर्ल्ड की और पावर्स थी उनमें सबसे पावरफुल निकल के आया, ठीक है। और जिसके पास इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ होती है तो आप समझते हो कि वो ऑटोमेटिकली अपनी पकड़ बना ही लेता है। तो ऐसे यूएसएसआर की इमरजेंस होती है।
इस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन कितना पावरफुल, कौन किसके कितने ज्यादा दोस्त। अब उस चीज को लेकर के इनके बीच में जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो कंपटीशन में एक ने जैसे कोई मान लो स्पेस शिप्स लॉन्च किए, स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसी को कॉम्पीट करते हुए दूसरे ने भी लॉन्च कर दिया स्पेस में कंपटीशन। मिलिट्री की बात करें, एक ने मिसाइल तैयार की तो दूसरे ने भी मिसाइल तैयार कर ली। फिर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें कि किसी कंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक कंट्री ने कुछ किया तो दूसरे कंट्री ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो कंपटीशन था ये चलता रहा। एक ने दोस्त बनाए 10 तो दूसरे ने बना लिए 5-15, जितने भी बना सकता था। ये कंपटीशन था। इसका मतलब क्या था कि एक राइवलरी थी दोनों के बीच में। मतलब दूर बैठे बैठे अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस राइज करने का टारगेट था। यहां पर ऐसा नहीं था कि दोनों लड़ते। क्यों नहीं लड़ते, इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को बोला जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अगर उसको समझें, एक मिनट, ये मार्केट थोड़ा लाइट चल रहा है पर कोई नहीं, देखते हैं। लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब क्या हुआ, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब होता है कि आप इतने पावरफुल बन जाओ कि आपका दुश्मन आप पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आप पर अटैक करेगा तो आप भी इतने पावरफुल एनफ हो कि आप अगर रिटेलिएट करोगे तो उसको भी डैमेज करोगे। तो ये जो डर था, इस डर की वजह से ये कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए के पास में इतनी कैपेबिलिटीज थी और यूएसएसआर के पास में इतनी कैपेबिलिटीज थी कि वो एक दूसरे से ये चीज समझ के अटैक नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे, जबकि राइवलरी जबरदस्त थी इनके बीच में, पर अटैक करने की हिम्मत नहीं थी। क्यों कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को हराने के चक्कर में अटैक करे तो दूसरा रिटेलिएट अगर करता है तो आपकी सोसाइटी पर भी तो डैमेज होगा। ठीक है, अभी इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी बात है, चाइना अपनी तरफ से पूरी अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है अक्रॉस एलएसी। जैसे हमने सुबह एक्सप्लेन पेज पे, एडिटोरियल पेज पे डिस्कस भी किया है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव हैं, उनके नाम जो हैं वो चेंज करने की कोशिश की है चाइना ने, और इसको हमने क्या बोला था, कार्टोग्राफिक एक तरह डिफायंस या एक तरह डिसीव, कार्टोग्राफिक डिसीव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि चाइना जो है वो मैप बना बना करके धोखे देने की कोशिश करता है। 1962 में हम उसके विक्टिम ऑलरेडी बन चुके हैं। अब वही चीज अब फिर से चाइना अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। खैर पॉइंट हमारा यहां पर है कि जैसे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके पहले डोकलाम इंसिडेंट भी हुआ था 2017 में। उससे रिलेटेड जो कंटेंट है हम जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप नॉर्मली अगर मैप पे जाओ तो जैसे सिक्किम वाला जो रीजन है, ठीक है, सिक्किम इधर है, इधर नेपाल आ गया, इधर भूटान आ गया, इधर तिब्बत वाला रीजन है जो कि चाइना ने कैप्चर कर रखा है। तो यहाँ सिक्किम और भूटान का और तिब्बत मतलब चाइना का जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर ये डोकलाम प्लेट्यू है। इस डोकलाम प्लेट्यू को कैप्चर करने की कोशिश की थी चाइना ने। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर सीन ये हुआ था कि जो मलक्का स्ट्रेट है ना, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अगर जाओ तो आपको पता है कि हमारे आइलैंड्स वहां पर लगते हैं। थोड़ा ये ब्लड चल रहा है, समझ लेना, आप दिख रहा होगा, आई गेस चल जाएगा काम। ठीक है, तो वहां पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर देखोगे तो वहां पर पास में ही आप देखोगे सुमात्रा आइलैंड हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया का जावा आइलैंड हो गया, और इधर ऊपर से ये थाईलैंड वाला जो इस्थुमस है वो वाला आ जाता है रीजन। तो उसके बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज मलक्का स्ट्रेट। अब यहां पर है अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड, और उस मलक्का स्ट्रेट पर ये अंडमान एंड निकोबार है इंडियन टेरिटरी, और ये हो गया मलेशिया ऊपर, यहां पे ये सिंगापुर हो जाता है। ठीक है, सिंगापुर यहां हो गया, ये थाईलैंड का रीजन हो गया, ये हो गया आपका सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा बेसिकली अगर मोटे मोटे पकड़ो तो ये इंडोनेशिया का। तो यहां पर इंडिया ने अपनी नेवी डिप्लॉय कर दी। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा, जब चाइना ने एग्रेशन दिखाने की कोशिश की तो इंडिया ने सीधा स्टेटमेंट अपनी तरफ से, हुआ डिप्लोमेटिकली था, ठीक है, क्या कहा कि अगर आप हमारे साथ में कोई छेड़छाड़ करोगे तो ज्यादा तो नहीं पर शंघाई नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना आपका। अब शंघाई को बचाने के चक्कर में चाइना ने अटैक करना अवॉइड किया इंडिया पे, नहीं तो चाइना कब अटैक नहीं कर सकता, कर सकता है, पर दिस इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। क्योंकि हमने भी जो हमारे न्यूक पावर डेवलप की है वो इसीलिए की है कि भाई कोई हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचे। हमने हमारी खुद की डिफेंस के लिए वो काम किया है। तो एग्जैक्टली यही लॉजिक आप यहां पर अप्लाई करो कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन है और दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहे हैं।
ये यूएसए यूएसएसआर पे अटैक करे तो यूएसएसआर भी कुछ कमी नहीं छोड़ेगा, अगर एक दो सिटी भी बर्बाद कर दी तो यूएसए का डैमेज हो जाएगा। और यूएसए अगर यूएसएसआर पे अटैक यूएसएसआर यूएसए पे अटैक करता, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें, तो यूएस कोई शांति से बैठने वाला थोड़े ना था, वो भी रिटेलिएट करता। तो इस वजह से दोनों ने एक दूसरे पे कभी अटैक किया ही नहीं। दिस इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। दुश्मन की कैपेबिलिटी की वजह से आप उस पर अटैक नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर दो चीजें देखने वाली हैं कि दोनों सुपर पावर्स ने रैशनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया। रैशनैलिटी का मतलब तो क्या हो गया कि भाई एक दूसरे को पता था कि मेरे दुश्मन में कितनी क्षमता है, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज, है ना, कि मेरे दुश्मन के पास में क्या क्षमताएं हैं, अगर मैं कुछ करूंगा तो रिप्लाई में मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली गजब का ही मिलेगा। तो ये रैशनैलिटी थी, कैलकुलेशन, समझदारी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों ने एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाया, इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर में अभी तक भी कन्वर्ट नहीं हो पाया वो वॉर, 1990s तक जब तक चला। तो ये सिनेरियो जो था, ये सारा सिनेरियो केवल और केवल कंपटीशन का था दोनों के बीच में, कि कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहता है, कौन किस तरीके से काम करता है। ओके, तो ये कोल्ड वॉर वाला हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, वो आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा, ठीक है। हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे और प्रोबेबली जल्दी ही अपनी खुद की एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी, जिसके बारे में आपको अच्छे से अनाउंस कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके कोर्सेज से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें नोट्स हैं वो भी मिलेंगे और साथ में आपकी वीडियो क्लासेज है वो भी मिल जाएगी। ओके, और कोई कमेंट आपका सजेशन हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के दो। थैंक यू वेरी मच।